चैप्टर 41 एक गिरी हुई मूर्ति। अगले दिन डिक ने घर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। उसने चट्टान से स्टे सेल निकाला और एक अस्थायी तंबू लगाया। बेंतों को काटना और उन्हें बाहर खुले में खींचना एक बड़ा काम था। एमिलिन ने मदद की, जबकि हन्ना घास पर बैठी उस चिड़िया के साथ खेल रही थी जो तूफान के दौरान गायब हो गई थी, लेकिन शाम को फिर से दिखाई दी। बच्चा और पक्षी शीघ्र ही मित्र बन गए थे। वे पहले भी काफी मित्रवत थे, लेकिन अब पक्षी कभी कभी उसके छोटे हाथों को अपने शरीर के चारों ओर जकड़ लेता था, कम से कम जहां तक उसके हाथ जा सकते थे। किसी पुरुष के लिए अपने हाथों में एक पालतू, संघर्षहीन और निडर पक्षी को पकड़ना एक दुर्लभ अनुभव है। एक महिला को अपनी बाहों में जकड़ने के बाद ये सबसे सुखद स्पर्श संवेदना है जिसे वह शायद अपने जीवन में कभी अनुभव करेगा। अगर उसके पास ऐसी कोई चीज है तो वो उसे अपने दिल से लगाने की इच्छा महसूस करेगा। हन्ना कोको को अपने छोटे भूरे पेट से दबाता था, मानो ये स्वीकार कर रहा हो कि उसका दिल कहाँ है। वह असाधारण रूप से होशियार और बुद्धिमान बच्चा था। वह बातूनी होने का वादा नहीं करता था, क्योंकि डिक शब्द बोलने के बाद वह भाषा की भूल भुलैया में आगे बढ़ने से पहले काफी देर तक संतुष्ट रहता था। लेकिन हालांकि वह अपनी जीभ का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन वह कई अन्य तरीकों से बात करता था। उसकी आंखें, जो कोको की तरह ही चमकीली थीं और हर तरह की शरारतों से भरी हुई थीं, उसके हाथ और पैर और शरीर की हरकतें। जब वह बहुत खुश होता था तो अपने हाथों को हिलाने का उसका एक तरीका था, खुशी के लगभग सभी रंगों को व्यक्त करने का एक तरीका। और हालांकि वह शायद ही कभी गुस्सा व्यक्त करता था, जब वह ऐसा करता था तो उसे पूरी तरह से व्यक्त करता था। वह अभी अभी सीमा पार करके खिलौनों की दुनिया में जा रहा था। सभ्यता में वह निस्संदेह एक इंडिया रबर कुत्ता या ऊनी भेड़ का मालिक होता, लेकिन यहाँ खिलौने बिल्कुल नहीं थे। एमिलिन की पुरानी गुड़िया द्वीप के दूसरी ओर से उड़ान भरते समय पीछे रह गई थी, और डिक ने 1 साल या उससे भी पहले अपने एक अभियान के दौरान इसे समुद्र तट की रेत में आधा दबा हुआ पाया था। वह इसे अब किसी और चीज से ज्यादा जिज्ञासा के तौर पर वापस लाया था, और उन्होंने इसे घर में शेल्फ पर रख दिया था। चक्रवात ने इसे पास के एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया था, मानो उपहास कर रहा हो, और जब हन्ना ने इसे एक खिलौने के रूप में उसके सामने पेश किया तो उसने इसे उससे दूर फेंक दिया, मानो घृणा से। लेकिन वो फूलों या चमकीले सीपों या मूंगे के टुकड़ों के साथ खेलता था और उनसे घास पर अस्पष्ट आकृतियां बनाता था। दुनिया के सभी खिलौने वाले मेमने उसे उन चीजों से ज्यादा खुश नहीं कर सकते थे। ट्रोग्लोडाइट बच्चों के खिलौने, पाषाण युग के बच्चे। 2 सीपों को आपस में टकराकर आवाज निकालना, आखिर एक बच्चे को इससे बेहतर और क्या चाहिए। एक दोपहर जब घर कुछ आकार लेने लगा था, उन्होंने काम बंद कर दिया और जंगल में चले गए। एमिलिन बच्चे को लेकर चली गई और डिक उसके साथ बारी बारी से चला गया। वे मूर्ति की घाटी में जा रहे थे। हन्ना के आने के बाद से और उससे भी पहले अपने भयानक और रहस्यमयी एकांत में खड़ी पत्थर की आकृति एमिलिन के लिए भय का विषय नहीं रही थी और एक अस्पष्ट रूप से परोपकारी चीज बन गई थी। प्रेम उसकी छाया में उसके पास आया था और उसकी छाया में बच्चे की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी। कहाँ से, कौन जानता है, लेकिन निश्चित रूप से स्वर्ग के माध्यम से। शायद वह चीज जो किसी अज्ञात लोगों के देवता थे ने उसे धर्म की वृत्ति से प्रेरित किया था। अगर ऐसा था तो वह पृथ्वी पर उनकी अंतिम उपासक थी, क्योंकि जब वे घाटी में दाखिल हुए तो उन्होंने उसे अपने चेहरे के बल लेटा हुआ पाया। उसके चारों ओर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। जाहिर है कि भूस्खलन हुआ था, एक ऐसी तबाही जो सदियों से तैयार हो रही थी और शायद चक्रवात की मूसलाधार बारिश के कारण हुई थी। ईस्टर द्वीप के पोनपे हुआहिने में आप ऐसी विशाल मूर्तियों को देख सकते हैं जिन्हें इस तरह गिरा दिया गया है। मंदिर धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो रहे हैं तथा पहाड़ की तरह ठोस प्रतीत होने वाली सीढ़ियां धीरे धीरे पत्थर के आकारहीन टीलों में बदल रही हैं।